हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बायोलॉजी सीरीज। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था आरपीएससी द्वारा बायोलॉजी लेक्चरर की जो भर्ती हुई थी उसमें 2020 की जो भर्ती थी उसका पेपर देखा था। उसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो किस पैटर्न के थे, उसको अपन ने आंसर की से मिलान करके सारे आंसर देखे थे। ये 2018 में जो वैकेंसी आई थी जिसका एग्ज़ाम 7 जनवरी 2020 को हुआ था, उसका पेपर अपन देख रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की से इसका मिलान कर रहे हैं। इनमें से दोस्तों लगभग 11 सवाल थे जो कि आरपीएससी ने बाद में डिलीट कर दिए थे। और मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन हैं वही वाला पैटर्न रहता है इनका। 11th और 12th की बायोलॉजी से मिल जाते हैं सीधी सीधी लाइनों से। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और बेस्ट तरीका तो यही रहेगा कि आप भी साथ साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं उसका भी अपने को अंदाजा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल और दोस्तों पहला सवाल था कि कौन सा कथन है वो सही है। हाइलम है। हाइलम जो कि किडनी की संरचना होती है मानव में, उसकी आंतरिक सतह पर एक खांच होता है, उसको हाइलम कहते हैं। ठीक है। ये नेफ्रिडिया केवल एनिलिडा में पाए जाते हैं, ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। कौन सा कथन सत्य है। हेनले बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाता है। मेल पिगी काय में बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों शामिल है, ये बात भी ठीक है। तो पहला सवाल डिलीट कर दिया था। ओके, पहला सवाल आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, ये सवाल ही डिलीट हो गया था। अगली बात करें। आपको सम्मिलित करना है। निम्नलिखित में से सम्मिलित है निकट कुंडलित नलिका जिसको बोलते हैं पीसीटी। दूसरा है हेनले का लूप। निकट कुंडलित नलिका है वो क्या काम कर रही है, जल और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है। जल और इलेक्ट्रोलाइट का पुनर्अवशोषण करना। हेनले के लूप के कार्य को बताया है, उच्च प्रसारणता को बनाए रखना, बिल्कुल सही बात का है। दूरस्थ कुंडलित ये डीसीटी ऑप्शनल में काम करेगी जब परिस्थिति के अनुसार काम करेगी, यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। और संग्रह नलिका को का काम है पीएच को बनाए रखना, एच प्लस आयन की सांद्रता से ये बनाए रखेगी। तो ये सारे सम्मिलित हैं, तो इसका सही आंसर दूसरे का चला जाएगा, चौथा। चलिए तीसरा सवाल, ये दोस्तों एनसीईआरटी से ही पूछा है। ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, अगर इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो ये अपना सवाल सही हो जाएगा। तीसरा सवाल कौन सा है, ये सम्मिलित नहीं है, इसके गौर करना है। एंजाइना। एंजाइना क्या, अपर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति को एंजाइना कहते हैं। देखो एंजाइना क्या होता है दोस्तों, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर पर्याप्त जो हृदय के ऊतक है उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है, हृदय के अंदर एक तीक्ष्ण दर्द होता है, सीने के अंदर चेस्ट में तीक्ष्ण दर्द होता है, उसको बोलते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि ऑक्सीजन के अभाव में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये इसने पूछा सम्मिलित नहीं, वो पूछा एम्पाइसीमा वायु कुपिकाओं में क्षति, बिल्कुल सही बात है। अस्थमा, अस्थमा एक इन्फ्लामेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिनिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म बताया है, गलत है। क्रिटिनिज्म होता है वो थायराइड की कमी से होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो चौथा। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि कार्टिलेज है। कार्टिलेज जॉइंट पढ़ते हैं अपन, जॉइंट के अंदर उस वाले चैप्टर से सीधा सीधा सवाल उठा है। जो वर्टिब्रे होती है उसके बीच में ये कार्टिलेज जॉइंट पाए जाते हैं, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल, मुक्त केंद्र को युक्त एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म कह रहा है भ्रूणपोष के बारे में। और उसमें मुक्त केंद्रक यानी कि ये कई बार पूछा हुआ सवाल है। केंद्रक का विभाजन तो हो गया, केंद्रक विभाजन हो गया, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण स्वतंत्र केंद्रक की अवस्थाओं का निर्माण होता है। और जो कि अपन देखते हैं नारियल का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, नारियल का जो तरल भाग होता है, वो उसका उदाहरण है। वो एक्चुअली में है क्या, एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, जिसे मुक्त केंद्रक की अवस्था पाई जाती है। तो ये कई बार पूछा सवाल है और इसको ये तो सारों को आ भी रहा होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा आभासी फल है। आभासी फल, एक फल होता है वो होता है ट्रू यानी कि सत्य फल। सत्य फल, सत्य फल उसे कहोगे जिसका विकास अंडाशय से हो। सत्य फल उसे कहते हैं जिसका विकास किससे हो, अंडाशय से। अंडाशय के अलावा अगर बीजांड के कोई भी भाग से फल का विकास हो तो उसको सत्य फल नहीं करके उसको असत्य या फिर आभासी फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेब है, ये एप्पल है, ये है अपने
थैलेमस से बनता है। इसका खाने योग्य भाग पुष्पासन के कौन से भाग से बनता है? थैलेमस से बनता है। इसलिए ये सत्य फल नहीं होकर के कैसा फल है? आभासी फल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स्थ का सेकंड। चलिए अगला सवाल है, आवर्तबीजी मादा युग्मकोद्भिद, ये भ्रूणकोश की बात कर रहा है। ये भ्रूणकोश के बारे में एक बात तो सिद्ध याद रखो कि इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8 न्यूक्लियस है। और कोशिकाएं कितनी होती है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 8 N 7 C। N बड़ा है तो 8 ज़्यादा है, और C इससे छोटा है तो इसकी संख्या 7 है। ऐसा करके ये याद रखो, इससे सवाल लगभग बन जाता है। फिर भी इसको घुमा के पूछे तो उसको देखते हैं कि क्या पूछा है इसने। अ, आवर्तबीजी के मादा युग्मकोद्भिद के बारे में कौन सा सही नहीं नहीं ढूंढना है? 8 केंद्र कोशिका, बिल्कुल सही बात है। अंड उपकरण जो एग अपैरेटस होता है वो बीजांड द्वार वाले सिरे पे पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जिससे पराग नलिका का प्रवेश हो एग अपैरेटस के पास फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म कोश जो बोलते हैं उसको उपकरण पाए जाते हैं, जो कि पराग नलिका की दिशा को निर्देशित करते हैं। इसलिए एग अपैरेटस बीजांड द्वारा। एंटीपोडल सेल है वो चैलेजल सिर है, ये भी सही है। एक प्रारूपी अनावर्त बीज भ्रूणकोश की परिपक्व में 6 कोशिकाओं का बना गलत है। तभी बताया सेल कितनी होती है? 7 सेल। तो 7 C और 8 N। तो इसका सही सही आंसर क्या चला जाएगा? ये वाला गलत है, इसलिए चौथा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। निश्चित क्षेत्र तक निश्चित क्षेत्र तक कोई प्रजाति निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति जो अन्यत्र कहीं नहीं मिले, ऐसी प्रजाति को अपन क्या बोलते हैं? एंडेमिक। ये एंडेमिक प्रजाति होती है जो को आपको कोई विशेष क्षेत्र में मिलेगी, उसके अलावा कोई अन्य जगह पे नहीं है। एंडेमिक स्थानिक प्रजाति कहते हैं जिसको। बिल्कुल सही है ये तो। आठवां तीसरा, ठीक है, ओके। संलग्नता की अवधारणा किसने? संलग्नता की अवधारणा बेटसन और पुनेट के द्वारा दी गई थी। जब शुद्ध अप्रभावी को F1 PD संकर पौधे की क्रॉस कराया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? F1 PD का अप्रभावी पौधों के साथ, तो इसको कौन सा क्रॉस बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका एक क्रॉस के टाइप होते हैं, 3 तरीके के क्रॉस होते हैं। एक होता है बैक क्रॉस यानी कि पच्च संकरण, और एक होता है आउट क्रॉस, और एक होता है टेस्ट क्रॉस। जब आप F1 PD को सवाल में इस तरीके से पूछा कि F1 PD को किसी भी पैतृक के साथ, F1 PD को किसी भी पैतृक के साथ क्रॉस करवा दें, किसी भी पैतृक के साथ क्रॉस करवा दें F1 PD को, तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? बैक क्रॉस। ठीक है दोस्तों। और F1 PD को अप्रभावी के साथ करवाएं तो इसको अपन बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। और F1 को प्रभावी पीडी के साथ संकरण करवाए तो इसको बोलेंगे अपन आउट क्रॉस। बाह्य संकरण, पृक्षार्थ संकरण और पच्च संकरण, ये तीनों याद रखें। बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? जब F1 PD का कोई भी पैतृक के साथ संकरण करवा दिया जाए। और जब आउट क्रॉस यानी कि बाह्य संकरण क्या होता है? जब F1 PD का किसके साथ करवा दिया जाए? प्रभावी लक्षणों के साथ। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब F1 PD का किसके साथ करवा दिया जाए? अप्रभावी लक्षणों के साथ। यह क्या पूछा है? देखिए, अब शुद्ध अप्रभावी को करवा रहे हैं F1 के, तो अप्रभावी को करवाओगे तो टेस्ट क्रॉस, और अगर इसको प्रभावी के साथ करवाते तो आउट क्रॉस, और किसी भी के साथ भी करवाते तो बैक क्रॉस। इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? पहला। 10वें का क्या हो जाएगा? पहला। चलिए 11वां सवाल, मनुष्य के लिंग निर्धारण में कौन सा कथन है वो सही है? लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है, कोई भी बता देगा, ये बात तो सही है। अगला सवाल क्या पूछा है इसने? 22 ऑटोजोमल, ये 22 + XX मादा और 22 + X5 नर, 22 नहीं होता है, टोटल 44 ऑटोजोमल होता है, 22 जोड़ी होता है, और X X या फिर 44 ऑटोजोमल + XY इस तरीके से होना चाहिए। तो ये गलत है सारे, ये गलत है, ठीक है। तो सही आंसर क्या चला जाएगा? इसका केवल एक सही। इस तरीके के भी सवाल घुमा के पूछ सकते हैं, थोड़ा आप ध्यान रखें इसका। चलिए, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स जो होते हैं, ये NCERT की लाइन है। ऑस्ट्रेलियाई जो मार्सुपियल्स होते हैं वो आपको किस तरीके का विकास या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो संस्तृत विकास, कॉन्वर्जेंट, ठीक है, अभिसारी, अनुकूली विकास, समांतर विकास, देखो पैरेलल नहीं है, अनुकूली विकास तो है, और ये कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। अभिसारी विकास और अनुकूली विकास दोनों ही दर्शाते, ये लाइन NCERT दे रखी, तो दोनों ऑप्शन में ये सवाल गलत, ये सवाल डिलीट कर दिया NCERT और RPSC के द्वारा। ओके, चलो कोई दिक्कत। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी स्त्रावित करती? प्रतिरक्षी कोशिका, एंटीबॉडी स्त्रावित करने वाली कोशिकाओं को बोलते हैं प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिका
जो कि एंटीबॉडी का स्त्रवण करती है, जो कि बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण। तो हकीकत में इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल बनती है और प्लाज्मा सेल ही क्या बनाती है, एंटीबॉडी। चलिए अगला सवाल, किस रोग का टीकाकरण द्वारा इसको आप नहीं रोक सकते हैं? पोलियो का टीका है, डिप्थीरिया का है, डीपीटी, निमोनिया का है, अमीबियासिस, ये इसका आंसर है। इसका आंसर अमीबियासिस क्यों है, क्योंकि देखो एक तो ये सीधे ही एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी से होता है, ठीक है, हिस्टोलिटिका, ठीक है। और दूसरा इसकी दो अलग अलग रूप के अंदर ये होस्ट सेल में मिलेगा। तो एक इस जो एंटीबॉडी बनेगी वैक्सीन के थ्रू, उसको इस रोग जनक को ढूंढना और उसको मारना कठिन होता है। और दूसरा ये जो म्यूकोसा होती है आंत की, उसके नीचे छिपकर रहता है, तो इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नॉर्मली आपको सीधा अपने को ध्यान रखना है कि इसका है वो टीकाकरण से भी इसको, इस रोग को आप नहीं रोक सकते हो। हीमोजॉइन, हीमोजॉइन तो अपन ने खूब पढ़ा है, ये मलेरिया में बनता है, ठीक है। जब प्लाज्मोडियम प्रवेश करता है ना, तो अपने हीमोग्लोबिन है, आरबीसी फट जाती है और एक जहरीला पदार्थ हीमोजॉइन का स्त्रवण देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का दूसरा। चलिए, ओंकोजेनिक, ओंकोजेनिक शब्द दोस्तों कहीं पर भी ओंकोजेनिक शब्द है तो वो हमेशा याद रखें, वो कैंसर से संबंधित है। चाहे ओंकोजेनिक माइस हो, ओंकोजेनिक वायरस हो, ओंकोजेनिक शब्द किसी के लिए रिलेट किए जाते तो कैंसर से संबंधित है। मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो अपघटक होते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये कवक और जीवाणु होते हैं जो मृतोपजीवी का कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर 17 का हो जाएगा, फोर्थ। सागर पारिस्थितिक तंत्र के लिए बायोमास यानी कि जैव भार, सागर पारिस्थितिक तंत्र के बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? देखिए इसको आप समझिए, मैं सागर की बात करूँ तो सागर के तल में अपने को क्या मिलेंगे, पादप पलवक, पादप पलवक के ऊपर कौन निर्भर रहेगा, जंतु पलवक, ठीक है। पादप पलवक को कौन खाएंगे, जंतु पलवक। ये उत्पादक है, ये शाकाहारी है, क्योंकि इसकी पादप पलवक की तुलना में इसका जो आकार है, इसका जो जैव भार है, वो पादप की तुलना में जंतु पलवक का ज्यादा रहेगा। जंतु पलवक के ऊपर कौन निर्भर रहेगा, छोटी मछली, जंतु पलवक के ऊपर कौन निर्भर रहेगा, छोटी मछली। और छोटी मछली का जो जैव भार है वो जंतु पलवक से भी ज्यादा होगा, और उसके ऊपर कौन निर्भर रहेगा, बड़ी मछली, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पैटर्न बन रहा है। तो ये इस तरीके का पैटर्न, इस तरीके का पिरामिड बनना, यानी कि ये जय भार का पिरामिड कैसा बनेगा, इसका उल्टा, ठीक है। ये याद रखें कि सागर में बायोमास का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा। चलो दोस्तों, इसका कमेंट करके बताइए कि सागर में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा, ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके का बनेगा, उल्टा, सीधा या अनिश्चित, बताइए। 19वां सवाल, पारिस्थितिक तंत्र के प्रक्रम के उत्पाद, ये पारिस्थितिकी सेवाएं हैं, अलग से टॉपिक दे रखा है, चैप्टर के लास्ट में दे रखा है पारिस्थितिकी सेवाएं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जितने भी प्रक्रमों के उत्पाद है, उसको अपन पारिस्थितिकी सेवाएं कहते हैं। ये सीधी सीधी लाइन है एनसीईआरटी की दोस्तों, जहाँ से इसने उठाई। तनावग्रस्त परिस्थितियों में झील और तालाबों में पाई जाने वाली जो जंतु पलवक है, जो प्लैंकटन है, वो निलंबित परिवर्तन की अवस्था में आ जाती है। ये डायापोज कहते हैं इसको, है ना, उसको क्रिया 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 रूप से वो शिथिल हो जाते हैं, डायापोज, ठीक है। 20वें का 21वां सवाल है, जनसंख्या का कौन सा गुण नहीं है, कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है? एक जनसंख्या के सदस्य सामान्य अन्य जनसंख्या के साथ अंतःक्रिया नहीं करते। 21वें का यही सवाल गलत हो गया। एक जनसंख्या के सदस्य दूसरे उसी अन्य जनसंख्या के साथ अंतःक्रिया नहीं कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है एक प्रॉपर इकोसिस्टम में। ठंडी जलवायु में रहने वाला स्तनधारी एक वैज्ञानिक है, एलन, इसने बड़ी अच्छी बात कहकर चले गए और उसका नियम अपन पढ़ते रह गए। एलन का नियम क्या है कि कोई भी ठंडा प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश में अपन जाएंगे तो वहां पर जीवधारी होंगे, उसके कान है, हाथ है, पाँव है इत्यादि, उनका आकार छोटा रहेगा, उनका शरीर का आकार कुल मिलाकर के क्या करना है, छोटा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ऊर्जा की कमी होती है, जिससे उसके शरीर से उष्मा की हानि क्या हो, कम से कम हो। तो एलन का नियम होता है कि जो ठंडे प्रदेशों में स्तनधारी होते हैं, उनके कान और पाँव होते हैं, वो कैसे होते हैं, छोटे, जिससे उष्मा की हानि क्या हो, कम। तो किसका नियम ये हो जाएगा, एलन का नियम। इसका चौथा आंसर हो जाएगा 22 का। 23 की बात करें,
कौन वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करते हैं? देखिए यहाँ पादप और महासागर दो चीज़ों में अपने को कंफ्यूज रहेगा कि CO2 तो दोनों ही नियंत्रित। कंपेरेटिवली आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसका सही आंसर जाएगा महासागर, क्योंकि अधिकांश जो CO2 है वो महासागरीय जल में घुलनशील अवस्था में रहेगी। ठीक है, घुलनशील अवस्था में रहेगी महासागरीय जल में। और महासागर जल की मात्रा संसार में वायुमंडल में जल की मात्रा स्थल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसलिए वो CO2 को भी अधिक अवशोषण कर पाएगा। दूसरी बात, इसके ऊपर कई सारे ऐसे जीव हैं, शैवाल है, वो नीलहरित शैवाल वगैरह है, लाल शैवाल, हरे शैवाल, वो समुद्र के ऊपर निर्भर है और वो क्या करते हैं, CO2 का अवशोषण करते हैं क्योंकि वो स्वपोषी होते हैं। तो वैसे भी वो CO2 की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। सागर के अंदर रहने वाले कुछ जीव भी CO2 का उपयोग करते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में। कुल मिलाकर के जो महासागरों के द्वारा CO2 का नियंत्रण किया जा रहा है वो पादपों की और जंतुओं की तुलना में जो नियंत्रण उससे कंपेरेटिवली अपन बात करेंगे तो ज़्यादा है, इसलिए इस चारों में से जो करेक्ट आंसर जाएगा वो महासागर रहेगा। यही का यही घुमाकर सवाल पूछा था 2020 की भर्ती में, जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि जो CO2 है वो वायुमंडल में से CO2 नियंत्रित होती है, उसमें महासागरों का कितना योगदान है, तो 70% किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, महासागरों के, ये सवाल पूछा। और ये जो जैव भू रासायनिक चक्र है इसमें कार्बन चक्र है, वहाँ से ये सवाल उठाए गए हैं, NCERT की लाइनें हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए ये एक और चक्र दे रखा है, जैव भू रासायनिक 3 चक्र है, जैसे कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है और फॉस्फोरस चक्र है। तो यहाँ फॉस्फोरस चक्र में से एक और सवाल उठाया है, कौन सा कथन सत्य है? चट्टान फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार है, कोई भी पूछेगा, कोई भी बात है तो इसको सीधी मान लेगा क्योंकि चट्टानों में ही आपको फॉस्फेट के रूप में मिल जाएगा। प्रथम अन्वेषक प्रजाति वह होती है जो नग्न चट्टान पर अन्वेषक अन्वेषक क्या क्या है, पायोनियर। अच्छा, पायोनियर वो स्पीसीज होगी जो कि कहाँ रहेगी, नग्न अनावृत पर प्रथम उगने वाले जो स्पीसीज है, प्रथम स्थापित। जब भी कोई पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है, क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, तो जो प्रथम रूप से जो जाति स्थापित होती है उसको पायोनियर कहते हैं और वो अनावृत क्षेत्रों में होती है, तो ये बात भी सही लग रही है। पारिस्थितिक अनुक्रम में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती। देखो ये अपन को नहीं पढ़ा हुआ तो भी ये सवाल हो जाएगा, ये नहीं होती वाली चीज़ गलत है, क्योंकि विभिन्नता तो आएगी ही आएगी प्रजातियों में। जब पारिस्थितिकी अनुक्रमण होगा तो उसमें परिवर्तन तो होगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, अब जिसके अंदर सी वाला ऑप्शन है वो तो हटा ही दो। ओ, एक ही है, चलो बी तो सही है, ए भी सही है, ए और बी सही हो और डी की तो देख लेते हैं। एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है, एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है, वो देखिए अलग अलग पोषक स्तर पर भी जीव रह सकता है। जैसे गोरैया पक्षी की बात करें तो अगर वो मतलब फल खा रही है तो वो शाकाहारी की श्रेणी में रखेंगे, और अगर वो कीट खा रही है, छोटे छोटे कीड़े खा रही है, तो उसको मांसाहारी की श्रेणी में रखेंगे। तो दो अलग अलग पोषक स्तर पर वो जीवित रह रही है, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन भी सही है। तो ए, बी और डी, पहला ऑप्शन सही है इसका। पादप की निश्चित समय अंतराल, पादपों के द्वारा, अच्छा पादपों के द्वारा निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव भार को क्या बोलोगे? देखिए इसमें चारों ऑप्शन है ना, ये चारों कंफ्यूज कर सकते हैं, एक एक को अपन देख लेते हैं। पहली बात करें उत्पादकता की, तो कोई भी पोषक स्तर पर कोई भी पोषक स्तर पर जैव भार निर्माण की दर, कोई भी पोषक स्तर पर जैव भार निर्माण की दर क्या कहलाएगा? उत्पादकता। ठीक है, तो क्योंकि जैव भार है इसलिए इसका मात्रक बन जाएगा ग्राम एरिया में है ना, प्रति क्षेत्र, एरिया बटे में है ना इकाई, तो प्रति अ, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर, ये इसका मात्रक बनेगा। अगर इसको उत्पादकता ऊर्जा के रूप में मापेंगे तो इसका मात्रक बन जाएगा किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर। ये दोनों इसके मात्रक याद रखें, ये सीधा सवाल पूछा गया। जब उत्पादकता को जैव भार के रूप में मापते हैं तो इसका मात्रक बताइए, तो ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर, और ऊर्जा के रूप में उत्पादकता को तो किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर, कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्राम। ठीक है, तो ये उत्पादकता समझ में आ गई क्या होती है, कोई भी पोषक स्तर पर जैविक पदार्थों के निर्माण की दर, जिसका मात्रक हो जाएगा किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर या प्रति ईयर, या फिर ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर। और दूसरी चीज़ है
उत्पादकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। ये नेट है, ये इसका ही प्रकार है, प्राथमिक उत्पादकता का ही प्रकार है। तो प्राथमिक उत्पादकता प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पादप या उत्पादक के स्तर पर, पादप या उत्पादक के स्तर पर कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राथमिक उत्पादकता। कुल जितनी पादपों के द्वारा कुल जितना भी कार्बनिक पदार्थ बनाया जा रहा है, ऊर्जा बनाई जा रही है, उसको कुल को बोलेंगे सकल, जीपीपी। लेकिन जब पादप बना रहे हैं तो उसका खुद का भी श्वसन क्रिया होगी, तो कुछ इसमें से लॉस हो जाएगा, तो कुल को जीपीपी बोलेंगे और श्वसन दर को घटा करके जो बच रही है उसको बोलेंगे एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये प्राथमिक उत्पादकता ही है जो कुल सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन दर या उपापचय दर को घटाने के बाद बचती है, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है? जो उपभोक्ता के स्तर पर निर्मित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? उपभोक्ता के स्तर पर नहीं बन रही है, नेट नहीं है, उत्पादकता कोई भी पौष्टिक स्तर पर नहीं है, पादपों के द्वारा बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्पादकता बोलेंगे। चलो, ये अच्छा सवाल था, याद रखने लायक है। 26, कोई भी रोगकारी है उसके विरुद्ध में, उस जीव के विरुद्ध में तैयार प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश करवाओ, तो वो क्या कहलाता है? देखिए, टीकाकरण दो प्रकार का रहेगा, एक अपने रहेगा वैक्सीनेशन सक्रिय और एक रहेगा निष्क्रिय। सक्रिय दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। निष्क्रिय दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक सक्रिय का क्या मतलब है? चलो, एक निर्माण करे तो उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रति, बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करवा दें तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप एंटीबॉडी कोई भी जीव के विरुद्ध में प्रवेश करवा रहे हो, तैयार एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करवा रहे हो, क्योंकि तैयार एंटीबॉडी है तो ये प्राकृतिक तो है ही नहीं, अप्राकृतिक कृत्रिम रह गई, क्योंकि टीकाकरण है तो कृत्रिम ही रहेगा। अब कृत्रिम सक्रिय है कि कृत्रिम निष्क्रिय? अगर एंटीजन शरीर में प्रवेश करवा करके फिर एंटीबॉडी बनना था शरीर स्वयं, तो वो क्या हो जाता? सक्रिय। तो ये सक्रिय नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं बना रहा है, बनी बनाई बाहर से भेज रहे हैं, तो आंसर क्या रह जाएगा? फिर एक ही रह जाएगा, कौन सा है? कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण। यही का यही अपन वैक्सीन अब भेजते हैं, जो शरीर में एंटीजन भेजते हैं, कोई भी रोग का रोगजनक, फिर उसके खिलाफ शरीर बनाता है, तो वो फिर क्या कैसी बन जाती? कृत्रिम सक्रिय। शरीर एंटीबॉडी बनाए तो सक्रिय, और बाहर से बनी बनाई भेजे तो निष्क्रिय। एक आपने सुना हो तो आईजीजी प्रकार की एंटीबॉडी होती है, आईजीजी। आईजीजी क्या करता है? अपरा, अपरा जब माता के गर्भ में भ्रूण होता है, तो उसके भ्रूण और माँ के मध्य जो कनेक्शन होता है, जो संरचना होती है, वो अपरा के थ्रू होती है, जिसमें ऑक्सीजन, CO2 का और वेस्ट पदार्थों का आदान प्रदान देखा जाता है। तो अपरा क्या करता है? बनी बनाई एंटीबॉडी उसके भ्रूण के अंदर स्थानांतरित करता है। तो आप मेरे को बताइए कि ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है? प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? सक्रिय है कि निष्क्रिय? चलो, अगला सवाल, 27वां। निम्नलिखित इसमें से कथन सही है? ये सवाल डिलीट कर दिया गया था, जो डिलीट कर छोड़ो। 28, कौन सा फाइलम है उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर उसको, उस फाइलम को आगे और वर्गीकृत किया है? इसकी खोपड़ी में गुहाओं के आधार पर और आगे वर्गीकरण किया गया है रेप्टिलिया को। चलिए, मैमेलिया के विषय में कौन सा सही है? ठीक है, सभी स्तनधारी बीवीपेरस बच्चे को जन्म देने वाले जीव होते हैं, गलत बात है, सभी नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ओविपेरस भी होते हैं। डक बिलेट प्लेटिपस एक मार्सुपियल है। सभी यूथेरियन जीवों में बाह्य कर्णपिन्ना होता है, और सभी जलीय स्तनधारी महासागरों में रहते हैं। ये सवाल दोस्तों 29 डिलीट कर दिया था। एनिलिडा जगत में पाए जाने वाले संगठन, सॉरी, नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सहित दिए गए हैं, गलत कौन सा है? देखिए, इसको आप थोड़ा सा अपन समझ लेते तो अपना सवाल इजीली हो जाएगा। देखिए, कोशिकीय स्तर का काय संगठन पाया जाता है, कोशिका स्तर का काय संगठन पाया जाता है पोरीफेरा में। कोशिकीय स्तर का काय संगठन पाया जाता है दोस्तों पोरीफेरा में। ठीक है, सेल। फिर बात करें, अगला कौन सा आता है? अगला आता है सिलेंट्रेटा, और अगला आता है टीनोफोरा। इसमें पाया जाता है दोस्तों कोशिका के बाद आता है उत्तक।
उसके बाद सिलेंडर, ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, तीसरा प्लेटी हेलिमिंथेस। इसके बाद कौन सा वर्ग संघ आता है? प्लेटी हेलिमिंथेस। तो प्लेटी हेलिमिंथेस में दोस्तों अंग का निर्माण हो चुका होता है। इसके बाद जितने भी आएंगे उसमें अंग, अंग तंत्र और अंग स्तर का विकास हो चुका है। तो प्लेटी हेलिमिंथेस तक अंग है, बाकी सब में अंग स्तर और अंग तंत्र को बन चुके हैं। पोरिफेरा में सेल है, सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा सी से याद रखें उत्तक है। प्लेटी हेलिमिंथेस तक अंग है। फिर एसके हेलिमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये सारों में अंदर क्या मिलेगा अपने को? अंग, अंग तंत्र और अंग स्तर का संगठन मिल जाएगा। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। कोशिकीय स्तर, स्पंज, स्पंज पोरिफेरा को ही बोलते हैं ना, ठीक है, तो ये सही है पहला, अपने को गलत नहीं करना। उत्तक, सिलेंट्रेटा अभी बताया। अंग स्तर और अंग तंत्र, एकाइनोडर्मेटा, ये सही है, ये अंग स्तर नहीं होता, इसमें अभी अंग तंत्र होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। किसमें? प्लेकोइड सल्क है। ये प्लेकोइड सल्क है, ये दांतों के रूपांतरण है, दांत है वो प्लेकोइड सल्क में बदल जाते हैं। दो प्रकार की मछलियों के वर्ग अपन ने पढ़े, पीसीस को, पीसीस जो सुपर क्लास है उसको दो क्लासेस बनाई गई है। एक को अपन बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब उपास्थि मछलियाँ, उपास्थि मछलियाँ। और एक को अपन बोलते हैं ऑस्टिकथिस, ऑस्टिकथिस, इसको अपन बोलते हैं अस्थि मछलियाँ। इसके दूसरे नाम है, ऑस्टिकथिस को बोलते हैं टेलियोस्टाई, इसी को बोलते हैं टेलियोस्टाई, और इसी को बोलते हैं इलाज्मो ब्रोंकाई, इलाज्मो ब्रोंकाई। तो लवणीय जल की जो मछलियाँ होती है वो उपास्थि होती है। शुद्ध और लवणीय दोनों जल में, जैसे अपन रोहू है, कतला मछली है, क्लेरियस है, मैगर है, ये मछलियाँ हैं जो खाने के उपयोग में भी काम में ली जाती है, ये मछलियाँ अस्थि मछलियाँ होती है, ऑस्टिकथिस होती है, ठीक है। और बड़ी मछलियाँ जैसे शार्क है, कार्केरोडोन है, राइनोडोन है, व्हेल मछली है, ये सारी मछलियाँ कॉन्ट्रिक्थिस है, उपास्थि मछलियाँ हैं। और उपास्थि मछलियों के जबड़े मजबूत होते हैं क्योंकि शिकारी मछलियाँ होती है। टोरपीडो इसी के अंदर आती है जो कि विद्युत मछली होती है। तो ये सारी मछलियाँ वो अपने किसके अंदर है? और इसी मछलियों का एक लक्षण है कि इसके दांत है वो प्लेकोइड सल्क में रूपांतरित हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? इलाज्मो ब्रेंकाई। इलाज्मो ब्रेंकाई का मतलब ये कौन सी मछली है? कॉन्ड्रिक्थिस है दोस्तों, याद रखें क्योंकि बार सवाल बनने का चांस है किस पे? ऑस्टिकथिस पे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रेनेनकुलेसी, रेनेनकुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण नहीं है? इसका दे रखा है चतुष्टयी पुष्प, इसका क्या दे रखा है? चतुष्टयी पुष्प है वो, रेनेनकुलेसी का सदस्य लक्षण है वो नहीं। 33, कौन सा कथन एपीएससी कुल के बारे में सही नहीं है? ये सवाल दोस्तों डिलीट कर दिया था। टोटल मैंने कहा ना 11 सवाल ऐसे थे जो आपत्ति के बाद आरपीएससी ने बाद में क्या कर दिए थे? डिलीट कर दिए थे। अगला सवाल 34, कौन सा एस्टेरेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है? इसका आंसर है अंडा से है वो बहुकोक्षी कक्षीय और ऊर्ध्व होता है, ये एस्टेरेसी का लक्षण नहीं। अगला सवाल 35, कौन सा पोएसी के बारे में सही नहीं है? पोएसी कुल जो गेहूं का कुल होता है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, ऐसा पूछा है। दोस्तों ये सवाल भी डिलीट कर दिया था। किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता? ये तो खूब पढ़ा है, मलेरिया, मलेरिया का रोगजनक होता है और मच्छर से फैलता है, तो इसका तो मध्यस्थ क्या हो गया? मच्छर, और फिर क्या हो गया? मानव। टेपवर्म, टेपवर्म खूब पढ़ा है, टीनिया सोलियम टेपवर्म जो कि सुअर वगैरह में मिलता है, ठीक है। पिग, लीवर फ्लूक और यकृत कर्मी, इसका ये भी लीवर फ्लूक भी अपने को भेड़ बकरियों में मिल जाएगा, इसका भी मध्यस्थ। ये जो गोल कर्मी होता है एस्केरिस, इसका कोई भी मध्यस्थ पोषक नहीं होता, ये सीधे ही निर्मोचन दर्शाता है, सीधे इसका विकास दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड। कौन सा मॉलस्क मनुष्य के द्वारा भोजन में प्रयोग नहीं करते? कटल फिश तो करते हैं, मसल्स भी करते हैं, ऑयस्टर और टोरिडो में से दोस्तों इसका सही आंसर है टेरिडो, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम मैच करना है क्योंकि वैज्ञानिक नाम 2020 की जो भर्ती थी उसमें भी पूछे हैं, ये 2018 की भर्ती इसमें भी पूछे हैं। वैज्ञानिक नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे, कुछ एक वैज्ञानिक नाम जरूर पूछेंगे, कुछ एक ऐसे हैं जो रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे 2020 में ये 18 वाला पेपर पढ़ रहे हैं अपन, इसका रिपीट हुआ था, कौन सा? ये वाला रिपीट हुआ है, मूंगफली वाला। इसका वैज्ञानिक नाम अपन ने पढ़ा था ना, अरेकिस हाइपोजिया। सी का पहला एक ही ऑप्शन है दोस्तों। चौथा, और इसके बिना मिले तो गेहूं का तो पता ही है, ट्रिटिकम वल्गेरी, ए का चौथा, ए का भी चौथा, एक में मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? चौथा।
ये 20 सवाल ठीक ही है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कपास की बात करें तो ये बीज के क्या होते हैं, बीज आवरण के बाह्य संरचनाएं होती है, रोम होते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। बी का थर्ड है, वो दो ऑप्शन में है, तो चलो एक और ढूंढते हैं। चाय क्या है, पत्तियां हैं। ए का क्या है, चौथा। बी का थर्ड और ए का चौथा, ए का चौथा सब में ही दे रखा है, चलो इसको छोड़ो। अगला सवाल है अपने गूगल। गूगल क्या है, गोंद है, गोंद है। कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है, बी से। तो इस तरीके से ये सारे अपने को आंसर आने चाहिए थे, तब ये हो पाता। तो इसका 39 का ऑप्शन नंबर जाएगा सेकंड। 39 का क्या चला जाएगा, सेकंड। चलो दोस्तों अगली बात करें। कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है, पेस्ट, पेस्ट नहीं है, ऐसा पूछा है। 40 का, इसका सही आंसर है थर्ड, पायरिला। चलिए दोस्तों अगला सवाल है अपने पास 42। 42 में निम्नलिखित में से किस ऑर्थोपोडा के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में दो जोड़ी पांत उपस्थित होते हैं और शरीर होता है वो बेलनाकार होता है। ऑर्थोपोडा का पूछा है, बेलनाकार शरीर वाला ऑर्थोपोडा, जिसमें प्रत्येक जो शरीर का भाग है वहां पर दो जोड़ी पाद है वो मिलेंगे। 42, 42 का आंसर है मिलीपेड। चलिए अगला, कैंथराइडिन नामक तेल निम्न में से किससे बनाया जाता है। तो कैंथराइडिन तेल है वो बीटल के सुखाए गए पंखों से कैंथराइडिन तेल का निर्माण किया जाता है। 44, सामान्य ऊतकों को कोशिका संवर्धन हेतु वियोजन सामान्यतः निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। 44 का जो आंसर नंबर है वो है सेकंड, कोलेजेनेज। जब एक वेक्टर जब एक वेक्टर के डीएनए अणु को बाहरी डीएनए के टुकड़े के साथ जोड़ा जाता है तो इस डीएनए को क्या बोलते हैं। तो इस डीएनए को आर डीएनए भी बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस डीएनए को अपन हाइब्रिड डीएनए भी बोल सकते हैं। इस डीएनए को अपन काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। इस डीएनए को पुनर्योजक डीएनए भी बोल सकते हैं। इस इतने सारे नाम है, इसका काइमेरिक सही आंसर हो जाएगा। लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग कहाँ किया जाता है। 46 का आंसर है कार्य क्षेत्र के वातावरण के निर्जमीकरण के लिए। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ये पीसीआर पूछा है दोस्तों, खूब बार अपन ने पढ़ रखा है। अभिक्रिया डीएनए में किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, पीसीआर क्यों करते हैं। कोई भी डीएनए है उसकी खूब सारी कॉपी बनानी, तो डीएनए की कॉपी बनाने की प्रक्रिया का मतलब है एम्प्लीफिकेशन, उसका मल्टीफिकेशन। ठीक है, संकरण है नहीं, जीन स्थानांतरण है नहीं, फिंगरप्रिंटिंग है नहीं। शहद के मुख्य अंश कौन से होते हैं। तो शहद में फ्रक्टोज और ग्लूकोज नामक शर्कराएं पाई जाती है। फ्रूट शुगर। ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण कानून लागू कब किया गया था। ये प्रदूषण वाले चैप्टर से सीधा सीधा सवाल आया दोस्तों। 49 का आंसर नंबर है 2000 में। जब एक चट्टान के क्षेत्र पे वनस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ। वनस्पतिक अनुक्रमण में यानी कि जब प्लांट सकेशन होगा तो उसमें सबसे पहले लाइकेन है वो पायोनियर जाति के रूप में आएगी। ये जो सकेशन है, अनुकरण है, पारिस्थितिक अनुक्रमण, ये भी अपने को इकोलॉजी वाले चैप्टर में दे रखे हैं, आसानी से इसको भी पढ़ लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वहाँ पर कौन सी गैस थी वो स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव हुए थे। ये तो MIC है, सबको याद भी होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी में कई लोग मारे गए थे। तो ये इसका आंसर है थर्ड। हरित गृह प्रभाव में किस चक्र से संबंधित। देखो हरित गृह गैसें कौन कौन सी है, CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ मात्रा में अन्य गैसें भी मौजूद होती है। तो इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर ये कोई भी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे मुख्य गैस है CO2। चलिए, चमड़ा प्रसाधन के बहिस्त्राव में कौन सा प्रदूषक उपाश्रित होने की संभावना ज़्यादा है, संभावना अधिक है, संभावना है। 53 है वो डिलीट। 53 पर क्वेश्चन क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया। अमीबा में कुटपाद निर्माण द्वार का सोल जेल सिद्धांत किसने दिया है। सोल जेल सिद्धांत हाइमन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ओबिलिया के ऊपर पहले भी सवाल पूछा है और ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो ओबिलिया, पेरीप्लेनेट अमेरिकाना, ये सारे अपने को याद करने पड़ेंगे। 55 ओबिलिया की पेरिस सार क्या है। तो एक्टोडर्म द्वारा स्त्रावित एक काइटिन की
परत है ओबेलिया की पेरिसार्क। टीनिया, टीनिया के ऊपर भी सवाल पूछा है और वापस यहाँ पूछ लिया। वुड टाइप पे पूछा था पिछली बार, इससे बाद में जो भर्ती हुई उसमें कह रहा हूँ। 56 56 का इसका जो सही आंसर है कि टीनिया के मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है, तो गर्भाशय, योनि और रूट टाइप तीनों है, शीर्ष से है वो नहीं। एस्कर इसमें कितने जोड़ी वर्षण है वो मिलते हैं, तो एस्कर इसमें वर्षणों की संख्या है वो एक ही होती है, एक जोड़ी भी नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है। फेरिटिमा, फेरिटिमा केचुए की बात कर रहा है कि देह भित्ति में वर्तुलाकार पेशियां इस तरह में कौन सा वर्णक पाया जाता है। फेरिटिमा में कौन सा वसन पोरफायरिन वर्णक पाया जाता है। पेरिप्लेनेटा यानी कि ये कॉकरोच की बात कर रहा है। पेरिप्लेनेटा में पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन कहाँ स्थित होती है, सेकंड मध्य आंत में मिलती है। राना टिग्रिना यानी कि ये बात कर रहे हैं मेंढक की कि लार ग्रंथियां कितने जोड़ी होती है, 2 जोड़ी। लार ग्रंथियां राना टिग्रिना में कितने जोड़ी मिलेगी अपने को, 2 जोड़ी। सॉरी, लार ग्रंथियां अनुपस्थित। खर्रे, खर्रे का मतलब खरगोश है, रैबिट है, तो खर्रे में अनुप्राश्रित नहीं होता है, कौन सी चीज़ है वो नहीं होती है खर्रे के अंदर। इसका सही आंसर है बाई माधवनी चाप। निम्न में से कौन सी ग्रंथि खर्रे के नेत्रों से संबंधित नहीं है। काउपर ग्रंथियां, ये काउपर ग्रंथियां तो जनन ग्रंथियां हैं, तो ये कभी भी नेत्रों में नहीं मिलेगी। ये इतना अपने को ध्यान दे जाएगा तो भी आंसर मिल जाएगा, चाहे इसके बारे में नहीं पता तो भी। चलो यहाँ पर कुछ जॉइंट दे रखे हैं और हड्डियों के नाम दे रखे हैं, उसका अपने इसका आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी। अंतिम वाली अवस्था पूछी है इसके अंदर 64 की, वो अवस्था अंतिम अवस्था, पहले मोरूला फिर ब्लास्टोला और उसके बाद की अवस्था जिसमें सारी कोशिकाएं भावी अंगों का निर्माण करने के लिए स्थान ले लेगी, उसको बोलेंगे गेस्ट्रोला। परिवर्धन की कुछ प्रक्रिया, ये मानव जनन का जो चैप्टर है उसमें पहले चैप्टर से ही अंदर उससे पहले पेज से ये सवाल उठा है। परिवर्धन की प्रक्रिया में सही अनुक्रम कौन सा है, तो निचेसन, निचेसन होगा तो उसके बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला नहीं बनता, ये गलत हो गया। विदलन गलत है, निचेसन युग्मनज विदलन फिर मोरूला फिर ब्लास्टुला गेस्टुला, ये आंसर सही है। 65 का आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड। मेंढक के टेडपोल की कार्यात्मक किडनी कैसी होती है। देखो टेडपोल होती है वो जल में होती है, जल के अंदर निवास करने वाली संरचना है, मानव की मेंढक की लार्वावस्था है, और ये अमोनिया का उत्सर्जन करती है, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। जबकि जो मेंढक होता है वो यूरियोटेलिक होता है, यूरिया का उत्सर्जन, मानव भी यूरियोटेलिक होता है, मेंढक भी यूरियोटेलिक होते हैं, लेकिन मेंढक की जो लार्वा है वो अमोनोटेलिक होती है। अमोनिया उत्सर्जन के लिए जो किडनी की आवश्यकता होगी वो याद रखें, यहाँ आंसर दे रखा है अपने पास 66 का प्रोनेफ्रिक। वह बाह्य भ्रूणीय झिल्ली जो सेने के तीसरे दिन सिरोसा और एमनियो के मध्य मुर्गी के भ्रूण में विकसित होती है, वो क्या कहलाती है, तो इसका सही है एलेंटोइन। मिलान करना है, प्लेसेंटा है और इधर है जंतुओं के नाम, डिस्कोइडल डेसिडुएट, जोनरी डेसिडुएट, कोटिलिडनी डेसिडुएट, डिफ्यूज इंडेसिडुएट, ठीक है। इसका सही आंसर है वो 68 का आंसर रहेगा पहला। ए का सेकंड इनकी काइपटेरा, बी का फर्स्ट मांस पक्षी, सी का चौथा हिरण, और इसका इस तरीके से। 69 प्राइमेट के लैंगिक चक्र की पित्तपिंड अवस्था इसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो एलएच और एफएसएच के द्वारा, तो यहाँ पर ये दे रखा है, सही आंसर हो जाएगा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पौधे के भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना, पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना क्या कहलाता है, तो ये एक प्रकार की गतियां हैं जिसको अपन बोलेंगे एपिनेस्टी। कौन सा पादप में ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं है, कोलेप्टाइल कर्वेचर, कैम्बियन की वृद्धि, पार्थेनोकोरेपी का प्रेरण और कैम्बियन वृद्धि का अवरोध। ऑक्सीजन एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, तो इसका प्रभाव है वो अंकुर चोल में घुमाव। सेकंड 71 देखिए ऑक्सीजन है वो एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, और ये पौधों में वृद्धि को बढ़ाएगा, तो सीधी बात है ये घुमाव तो करता है, कोलेप्टाइल कर्वेचर होता है, इसका टेस्ट है एवेना कर्वेचर टेस्ट,
कैम्बियम की वृद्धि करेगा ये, क्योंकि इससे से द्वितीयक वृद्धि होगी, जिससे पौधों में वृद्धि देखी जाएगी। पार्थेनोकेरापी भी सही है, इसका सही आंसर है प्रभाव नहीं है, तो कैम्बियम वृद्धि का अवरोध नहीं करेगा, उल्टा ये वृद्धि को बढ़ाएगा। एक पादप के जल के ऊपर चरने एसेंट ऑफ सेप, ये तो सीधा एक पूरा टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में पादप जल संबंध में, तो वहाँ से इस सवाल उठाया एक लाइन का रस का आरोहण। बिलियन का परासरणी विभव सदा नेगेटिव रहता है, अधिकतम माना गया है वो शून्य माना गया है, बाकी सभी का क्या माना गया है, शून्य से बाकी सभी का क्या रहेगा, शून्य अगर मैक्सिमम है तो बाकी फिर सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव, और शून्य किसका माना है, शुद्ध जल का। मरुद्भिद पौधे होते हैं, उनमें CO2 रात्रि के समय ग्रहण करते हैं, तो एक क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें रात्रि में CO2 को ग्रहण की जाती है और मेलिक एसिड के रूप में संग्रहित की जाती है, ये लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं डार्क एसिडिफिकेशन या रात्रि अम्लीकरण। तो वो कौन से पौधे हैं, मरुद्भिद और गुद्देदार क्या दे रखा है, तो फिर सीधा आंसर है इसका सेकंड हो जाएगा 74 का आंसर नंबर सेकंड। C3 और C4 पादपों के प्रमुख कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन से होते हैं, तो C3 पादपों में रूबिस्को एंजाइम होती है और C4 में पेप कार्बोक्सिलेज होती है, जो कि CO2 को ग्रहण करके क्या बनाती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी इसने क्या पूछा है, रूबिस्को C3 में और पेप कार्बोक्सिलेज C4 में, पेप C3 में, ये गलत है, दोनों में रूबिस्को। यदि ये C4 पादप होता है ना, इसके अंदर C3 चक्र भी चलता है, इसलिए C4 पादपों में C3 चक्र करने के कारण रूबिस्को ऑटोमेटिक आ जाएगी, दोनों में कार्बोक्सिलेज गलत है, तो पहला और तीसरा दो दो ऑप्शन है। एक सेकेंड, 75 दोस्तों, सवाल ही डिलीट कर दिया था RPSC के द्वारा। पादपों में ग्लाइओक्सिलेट चक्र का मेन कार्य है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है उससे कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का निर्माण करना, जैसे वसा है इससे कार्बोहाइड्रेटों का निर्माण करना, तो 76 का आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड, वसा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। जिबेरेलिन जिबेरेलिन जिबेरेला फ्यूजिकोराई नामक कवक में खोजा गया था, जिबेरेला फ्यूजिकोराई नामक कवक, तो ये एक कवक में खोजा गया, सही आंसर हो जाएगा। एक वर्ग के निम्नतर और उच्चतर परिसीमा का औसत मान क्या कहलाता है, 78 का सही आंसर है, निम्नतर और उच्चतर मान कहलाता है मध्य बिंदु। एक चक्र जिसमें त्रिज्यीय खंड विभिन्न मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसको पाई डायग्राम बोलते हैं। किसी दिए गए 10 छात्रों की लंबाई का मानक विचलन का परिकलन कीजिए, इसके दोस्तों सही आंसर था वो है सेकंड। 81 का जो सही आंसर था वो है अपने पास फर्स्ट। नियंत्रित परिस्थितियों में स्त्रावित अवशोषित या पारगमित प्रकाश ऊर्जा का माप नियंत्रित परिस्थितियों में क्या कहलाता है, इसका सही आंसर है फोटोमेट्री। एक अचल स्थिर प्रावस्था से बंधुता के आधार पर एक मिश्रण के घटकों को अलग करने की तकनीक क्या कहलाती है, 83 का आंसर है फोर्थ, क्रोमेटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस तंत्र का घटक नहीं है, 84 का आंसर नंबर है थर्ड, प्रकाश स्रोत। जीवित कोशिकाओं को उसकी प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मारे, स्त्रीकृत किए और अभिरंजित किए बिना परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त करना, जीवित कोशिकाओं को मारना नहीं और उसको अभिरंजित भी नहीं करना, पहले ही उसका प्रयोग में ले लेना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके फेज कॉन्टैक्ट सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। भारत बिसन यानी कि भारतीय बिसन यानी कि जंगली भैंसा या गौर निम्नलिखित में किस स्थान पर अपने को मिलेंगे, 86 का सही आंसर है म्यांमार के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान माउंटेन गोरिल्ला को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान पे सवाल पूछते हैं दोस्तों। 2020 का जो भर्ती थी उसके अंदर पूछा था तैरता हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो लोकटक झील अभ्यारण्य, ठीक है। 87 का सही आंसर रहेगा अपने पास बिरुंगा नेशनल पार्क कांगो, कांगो जिसको माउंटेन गोरिल्ला के लिए विकसित किया गया। भारत के रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क किस स्थान पर है, भारत का रेगिस्तान डेजर्ट नेशनल पार्क ये अपने राजस्थान के अंदर है, और ये राजस्थान के अंदर भी कौन से जिलों में फैला हुआ है, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में फैला हुआ है। कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ पार्ट बने होते हैं जिसमें बफर जोन होता है, कोर जोन होता है और मैनिपुलेटिंग जोन होता है, मनोरंजन जोन वाला ऐसा कोई बायोस्फीयर रिजर्व में पार्ट नहीं होता, तो 89 का 4 हो जाएगा इसका सही आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य नहीं है? जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? 90 का आंसर है ये प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता। ये का आंसर क्या हो गया? गलत। संकेत उद्दीपन के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो 91 का सही आंसर है पहला। कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं? तो जैविक मूल्य और स्वयं के दर्शन की कमी। ये तो सीधी बात है, हो जाएगी। 93 निम्नलिखित में कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना भौतिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को करना पड़ सकता है? तो इसका सही आंसर है सारे के सारे विकल्प थे वो क्या है? सही। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं कौन सी है? तो 94 का आंसर नंबर है पहला, संगठन और अनुकूलन। कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? 95 का आंसर है चौथा, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित है। 96 का आंसर है थर्ड, पहला और दूसरा दोनों बातें सही। निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? इसका सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। विकास किससे संबंधित है? 98 का सही आंसर है आयु से भी संबंधित है, परिपक्वता और वर्धित सारे सही। कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? 99 का सही आंसर है नैतिक अधिकार 100। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। आईक्यू के विपरीत ठीक है, 100 का सही आंसर है सेकंड, सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है। इन कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? 101 का आंसर है वो, ये आरपीएससी ने बाद में डिलीट कर दिया था। अधिगम की विशेषता क्या है? 102 का सही आंसर है फोर्थ, सवेरे विकल्प सही। थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा अधिगम गौण नियम है? 103 का सही आंसर है सेकंड, मनोवर्ती का नियम गौण नियम। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है? 104 का सही आंसर है फोर्थ। कौन सा कथन गलत है? 105 का कौन सा कथन है वो गलत दे रखा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, सवाल सीधा ही दिख रहा है। कौन सी प्रणाली उपागम का सोपान है पूछा है? तो प्रणाली उपागम का सोपान कौन सा है? तो सारे के सारे विकल्प सही है। निम्नलिखित कौन सा कथन है वो सही है? 107 का आंसर है थर्ड, श्रव्यदर्शी सामग्री अधिगम अंतरण की संभावना कम कर देते हैं, तो ये गलत बात है भाई। कंप्यूटर वह अनुदेशन जो अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? इसमें भी सारे के सारे विकल्प है वो सही दे रखे थे। 109 इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है? 109 का सेकंड। 110 में पूछा है निम्न में से कौन सी शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं है? उच्च प्रविधि कौन सी नहीं है? प्रश्नीकरण। दूरदर्शन का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है, इसका आंसर है सारे विकल्प सही है। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन की एजुकेशनल टीवी का स्टार्ट कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1961। इन कौन सा कथन गलत है? अधिगम कर्ता स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। 103 का इसका कौन सा पूछा है? गलत, तो इसका आंसर है सेकंड, अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात गलत है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित कौन कौन सी चीजें हैं? ब्रूनर के अनुसार पूछा है, तो इसमें पहला आंसर सही था, क्रियात्मक अवस्था। मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से जोड़ा मूल प्रवृत्ति और संवेग कौन सा मैकडूगल के अनुसार दे रखा वो सही है? तो 115 का आंसर है वो सही है, वो जहाँ से मनोरंजन। इनमें से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही आंसर है फोर्थ, सारे विकल्प सही है। निम्न से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, इसका सही आंसर है थर्ड, वास्तविकता की अस्वीकृति। अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। 118 इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, आत्मस्थिरीकरण और समाविष्टीकरण। संवेग की विशेषता है 119, इसका सही आंसर है फोर्थ, सारे विकल्प सही। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का प्रतिपादन का सिद्धांत संबंधित है 120 का सही आंसर है थर्ड, वृद्धि और विकास। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है
121 का सही आंसर है फोर्थ, सारे विकल्प सही। निम्नलिखित किसमें कोशिका वृत्ति, ये वापस बायोलॉजी के सवाल आ गए। इससे पहले ये सारे शिक्षण अधिगम विधियों के थे। 122 है। 122 में क्या पूछा है कि किसके अंदर है वो कोशिका वृत्ति, नहीं पता। ये बैक्टीरिया में होती है ना, इसमें होती है साइनोबैक्टीरियम होती है, नोस्टॉक, ये भी क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी होती है। माइकोप्लाज्मा है ना दोस्तों, इसको पादप जगत का जोकर कहते हैं, पादप जगत का जोकर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोशिका वृत्ति नहीं होती, इसलिए अलग अलग ये रूप लेने में सक्षम होता है, बहुरूपिया होता है ये। इसीलिए बहुरूपिया होता है क्योंकि इसकी कोशिका वृत्ति नहीं है, इसका आकार बदलता रहेगा। तो माइकोप्लाज्मा कोशिका वृत्ति नहीं होती। अगला सवाल, मोस कि निम्नलिखित में किस अवस्था में लैंगिक अंग उपाश्रित होते हैं? मोस की दो अवस्था होती है, लीफी स्टेज और प्रोटोनेमा स्टेज। उसमें से कौन सी अवस्था में वो लैंगिक अंग है वो जो क्या रहेंगे, उपाश्रित रहेंगे? 123 इसमें से जो आपको याद रखना है, लीफी स्टेज है यानी कि पर्णिल अवस्था है, इसमें उपाश्रित होते हैं। ब्रैकेट फंजाई किसको कहते हैं? ब्रैकेट फंजाई की बात करें तो इसका सही आंसर है ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज को। निम्नलिखित कौन सी सेल भोजन को फ्लोरिडीन स्टार्च, इसमें से याद रखना, इसको याद करने का तरीका, रीडियन आ रहा है ना, तो ये लाल सवाल से याद रखना फ्लोरिडियन। ठीक है, लेमिनेरियन और मैनिटल इसके पूरे सवाल का होता है। 125 का आंसर नंबर आ जाएगा थर्ड। कौन सा मैच नहीं करता है? पहला है इक्विसिटम एक बीजपत्री, इक्विसिटम एक बीजपत्री नहीं है। सिलेजेनिला टेरिडोफाइटा है। फ्यूनेरिया, ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, इक्विसिटम एंजियोस्पर्म नहीं। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। इसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होते थे। नर और मादा युग्मकोद्भिद दोनों स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगे आपको, तो याद रखें जिम्नोस्पर्म। रक्तवाहिनियों में कौन सी पेशियां पाई जाती है? रक्तवाहिनियों में कौन सी पेशियां पाई जाती है? तो रक्तवाहिनियों की जो पेशियां होती है वो कंकाल पेशियां नहीं हो सकती, हड्डी पेशी हड्डी की चिकनी पेशियां रहेगी, इसका सही आंसर। कौन सा सम्मिलित है? सम्मिलित है पूछा है, तो जो गाजर अपस्थानिक जड़ें नहीं है, ठीक है। आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। बरगद की प्रोप रूट है, ये सही है क्योंकि ये जो बरगद में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है उसको प्रोप रूट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतक में लिग्निफाइड लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है? लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति का होना सबसे लिग्निन दृढ़ होता है, मजबूत होता है, इसलिए ये सबसे मजबूत भाग स्क्लेरन कायमा में पाई जाती है। किसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होता है? कैम्बियम किसमें होगा? जिसमें द्वितीयक वृद्धि हो, सेकेंडरी ग्रोथ हो। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होगा? द्विबीजपत्री तनों में हो सकती है, द्विबीजपत्री जड़ों में हो सकती है, तो इसका सही आंसर रहेगा चौथा। निम्नलिखित में किस पादप में सममित पुष्प पाए जाते हैं? ये सवाल दोस्तों डिलीट कर दिया था, सममित पुष्प वाला। एक पुष्प का एपोकार्पस अंडाशय में होता है, इसका सही आंसर है बहुत से अंडक मगर स्वतंत्र होते हैं। एपोकार्पस का मतलब खूब सारे अंडक है लेकिन वो सारे क्या है? स्वतंत्र हैं। स्कुटेलम क्या है? स्कुटेलम बीजपत्र है और वो एक बीजपत्रियों का है, तो ये घास एक बीजपत्री है यहाँ पर। ठीक है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम, लाइसोसोम में जल अपघटित एंजाइम पाए जाते हैं, और जल अपघटित को बोलेंगे अपन हाइड्रोलेजेस। जीवाणु का एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। सभी कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ था, ये सीधी लाइन है दोस्तों, ये सारे सीधे सवाल पूछे हैं एनसीईआरटी से, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ये। अगला सवाल, कौन सा पादप कोशिकाओं में नहीं मिलेगा? कौन सा है वो पादप कोशिकाओं में नहीं मिलेगा? तो जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं मिलता और पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं मिलता, तो 138 का 3 आंसर सही हो जाएगा। चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका, चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका, चिकनी और खुरदरी से यही फर्क है, खुरदरी पर राइबोसोम होंगे, चिकनी पर नहीं होंगे। तो राइबोसोम होंगे तो राइबोसोम किसका संश्लेषण करेंगे? प्रोटीन का। तो चिकनी पर राइबोसोम है ही नहीं तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट का तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? सेकेंड। एक कोशिका में विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की समान संख्या रहती है, क्यों? 140 का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जब कोशिका का विभाजन होता है तो साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का भी विभाजन देखा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो विभाजन होगा वो जीवाणु के समान ही होता है, विखंडन प्रकार का। 141 अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? यहाँ पर पूछ सीधे हैं, टर्मिनल सेंट्रोमियर, ये
टर्मिनल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पे मिलेगा। सब मेटासेंट्रिक हो नहीं सकता, मेटासेंट्रिक हो नहीं सकता। अब टीलोसेंट्रिक और एग्रोसेंट्रिक इसमें बिल्कुल टर्मिनल पे कहा है, ठीक है ना। तो टर्मिनल पे एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक ये कुछ क्रोमोजोम और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर इसके अलग अलग रूप बनता है, आई वी जे इस तरीके के आकार बन जाते हैं। तो अंतस्थ बनेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा टीलोसेंट्रिक। इनमें से कौन सा पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? 142 में फ्रक्टोज है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो एक प्रकार की एकलक इकाई है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज एकलक होती है जो कि सुक्रोज बनाती है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं। इंडुलिन, सेलुलोज, काइटिन तीनों है, ठीक है। 143 इसमें आपको सुमेलित करना है। अह निम्न में से कौन से जोड़े हैं वो सुमेलित है ही नहीं, सुमेलित दे रखे हैं, उसमें से कौन सा है वो गलत दे रखा है। मेनार्क और मेनोपोज, यहाँ बात करें मेनार्क बंद होना को मेनोपोज कहते हैं, तो ये सुमेलित नहीं, ई वाला सुमेलित नहीं। एक तो पिस्टिलेट, पिस्टिलेट और हेट्रोथेलिक एक लिंगी पुष्प, हर्मेफ्रोडाइट केचुआ, सही है ये तो। होमोथेलिक द्विलिंगी पुष्प, तो इसका सही आंसर है ये तो सवाल दोस्तों डिलीट कर दिया। 144 कौन सा कथन गलत है? प्रोफेज के अंत में कोशिका में गोल्जिका और ईआर दिखाई नहीं देते हैं। प्रोफेज के अंत तक गोल्जिका और अंत पर द्रव्य जालिका है वो विलुप्त हो जाती है, बात तो सही है। सेंट्रोमियर की सतह पर स्थित तस्तरी नुमा संरचना काइनेटोकोर कहलाती है, सेंट्रोमियर की सतह पर उपस्थित, ठीक है बिल्कुल, काइनेटोकोर नामक प्रोटीन पाई जाती है। मेटाफेज फ्लोर तर्कु की मध्य रेखा पर बनती है, बिल्कुल सही। क्रोमोसोम का विदलन और क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज नहीं एनाफेज में हो जाता है, टीलोफेज में तो वापस दो कोशिकाएं बन जाती, सही आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन, वर्सन एंड्रोजन, सही है। लैंगरहैंस के द्वीप समूह ग्लूकागोन का स्त्रवण करते हैं, और हृदय का एट्रियल वॉल्व सिक्रेटिन का स्त्रवण, ये गलत है, हृदय का सिक्रेटिन वॉल्व नहीं होता। कौन सा कथन गलत है? पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय में शामिल कार्टिकोइड मिनरल कोर्टिकोइड कहलाते हैं। कार्टिसोल शोथ के विरुद्ध क्रिया करते हैं, और कैटेकोलामिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। कार्टिकोइड है वो मिनरल कोर्टिकोइड नहीं होंगे, ठीक है। कौन सा पीत रस में उपस्थित नहीं होगा? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने को पीत रस में देखने को नहीं मिलेंगे? तो पाचक एंजाइम नहीं मिलेंगे, ये पाचक है, एंजाइम होंगे तो वो फिर बाकी कोलेस्ट्रॉल फोस्फोलिपिड ये सारे होते हैं। सामान्य श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ये सवाल रिपीटेड है, इसको ज्वारीय आयतन कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। स्टेथोस्कोप द्वारा कार्डियक चक्र के दौरान सुनी गई जाने वाली पहली ध्वनि लब, और दूसरी होती है डब। लब और डब ध्वनि, लब कब सुनाई देती है? तो दोनों कपाट बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड दोनों कपाट एक साथ बंद होंगे तो लब सुनाई देगी, और फिर नीले से धमनियों की तरफ जाने वाले कपाट कोसी वाहिकाओं की तरफ बनने वाले अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे, तब डब सुनाई देगी। तो इसका सही आंसर रहेगा थर्ड, दोनों कपाट के एक साथ बंद होने पर। वह जहाज जिसके द्वारा इस सीधी लाइनें एनसीईआरटी की एचएमएस बीगल जहाज। तो दोस्तों ये था अपना जो 2018 की भर्ती थी, जो एग्ज़ाम हुआ 2020 में, उसका पेपर आपके कितने सही हो पा रहे हैं आप बताइए कमेंट करके। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले बायोलॉजी सीरीज़ के अगले पेपर में, जो कि PYQ है।